हेलो बच्चों, मैं मदन मोहन मीणा, वरिष्ठ अध्यापक गणित। बच्चों, मैं आपको गणित कक्षा 9 की गणित पढ़ाऊंगा, जिसमें कि सबसे पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। तो बच्चों, अपना को संख्या पद्धति पढ़ने से पहले अपने संख्याओं से या संख्या पद्धति से संबंधित कुछ परिभाषाएं अपन को आनी चाहिए, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। तो अपन उन पढ़ी हुई परिभाषाओं को थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये प्रश्नावली पढ़ने में आसानी हो और हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो कक्षा 9 की गणित की पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले अपन कुछ परिचय, इसका परिचय और इसकी परिभाषाएं लेते हैं। तो संख्या पद्धति से संबंधित पहली परिभाषा में आती है प्राकृत संख्या है। क्या आती है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अनंत तक मतलब अनिर्धारित चलती रहती है। अपन जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले सकते हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n द्वारा व्यक्त करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। तो इसे n द्वारा लिखते हैं। और n कहाँ से कहाँ तक चलती है? 1 से लेकर ये अनंत तक चलती है। ये प्राकृत संख्याएं होती है। क्या होती है? प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम n से लिखते हैं, n द्वारा व्यक्त करते हैं। और वो कहाँ से चलती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती थी। अब हमें कहीं ना कहीं 0 की आवश्यकता महसूस हुई, तो हमने जो 0 को शुरू होने के बाद प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड करने के बाद जो संख्याएं बनती है उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। और इन्हें W द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या, किसके द्वारा? W द्वारा। तो W जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक। प्राकृत संख्याओं में अगर 0 और मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो W की है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। उसके बाद अगले नंबर की जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब एक तो पूर्ण संख्याएं सभी तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर, एक तो ये पूर्ण संख्याओं में 0 आ गया और उसके साथ में अगर ऋणात्मक संख्याएं और मिला दें, 0 के साथ मिलकर जो पूर्णांक संख्याएं बनाती है, मतलब पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक संख्याएं। अर्थात इसको अपन दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है, मतलब इधर माइनस की साइड में भी अनंत तक कह सकते हैं इसको, और प्लस की साइड में भी अनंत तक, जो कि सारी संख्याएं आ जाती है इसमें। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इन्हें किसे लिखते हैं? Z द्वारा व्यक्त करते हैं। इन्हें किसके द्वारा? Z द्वारा। तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से लेकर चलती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो Z के मान देखो यहाँ से है इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्याओं के माइनस, जैसे यहाँ से डॉट 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 आ रहा है, फिर -3, -2, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में जो नेक्स्ट संख्या आती है संख्याओं के प्रकार में, वो आती है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। हमने प्राकृत पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ ली, फिर हमें कहीं ना कहीं एक परिमेय मतलब P/Q के रूप वाली संख्या भी प्राप्त, मतलब कमी महसूस हुई, तो परिमेय संख्या कहते हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब P और Q के मान ही पूर्णांक वाली संख्याएं हैं। P तथा Q के मान पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या नहीं हो सकता? Q 0 नहीं हो सकता। P/Q में P और Q तो पूर्णांक है ही, ये भी ऊपर वाला भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में तो 0 भी तो होता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या बनेगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो परिमेय संख्या कहलाती है। इसको Q द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? Q द्वारा व्यक्त करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को अपन ये देखो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह की परिमेय संख्याएं होती हैं। 1/2 -2/5 0/1, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं उसको, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों पूर्णांक है तो इसको भी एक परिमेय संख्या कहते हैं। -7/-9, ठीक है।
तो ये होती है परिमेय संख्याएं। उसके बाद में अपन इसके आगे वाली जो संख्याएं आती है वो आती है अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और इसे क्यू कॉम्प्लीमेंट द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो QC लिखा हुआ है इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि √2, √3 जिसका कि पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। जैसे एक √2 का अगर निकालें तो 1.14 ऐसे करके दशमलव में संख्या आती रहती है और ये अनंत तक चलती रहती है, तो इनको कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? ऐसे √3 का भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। ठीक है, अब इसमें √4 नहीं हो सकता क्योंकि √4 का तो पूर्ण वर्ग निकल सकता है, क्या आता है? 2। तो √4 एक पर अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, √2, √3, √5 और पाई भी एक अपरिमेय संख्या। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर पाई का मान तो हम ज़्यादातर 22/7 लेते हैं, तो 22/7 तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब पाई परिमेय होना चाहिए। लेकिन बच्चों पाई का मान इस 22/7 के लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर। ये मतलब कि एक्चुअली बराबर नहीं होता, इसके फिक्स बराबर नहीं होता, इसको लगभग बराबर होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर 22/7 की बात करें तो वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह अपन ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये 4-5 प्रकार है संख्याओं के, समझ में आ गए होंगे तुम्हें, आशा है बहुत अच्छी तरीके से। इसको एक बार संख्याओं को अपने इन परिभाषाओं को याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक इसको अपनी कॉपी में लिखो और याद करना। ठीक है, उसके आगे देखिए। हाँ बच्चों, उसके बाद अगली 6 नंबर की संख्या है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। अर्थात सभी संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक। अब देखो संख्याएं एक तो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, और परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। तो अर्थात सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसे R द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को मिलकर जो संख्याएं बनती है वो क्या लेंगे? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद अगली है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। मतलब कि वो संख्या एक से और स्वयं से तो विभाजित होगी, लेकिन किसी तीसरी संख्या से वो विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास 2 है, तो 2 में 1 का भाग भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 है तो 3 में 1 का और 3 का चला जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। 5 में तो 5 में भी 1 और 5 का चला जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो ऐसे वे संख्याएं जिसमें केवल 1 का और स्वयं संख्या का, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उनको कहेंगे अपन अभाज्य संख्याएं। तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी अपन इन अभाज्य संख्याओं के ही डिवाइडेशन करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद में 15 में भाग जाएगा। ठीक है, तो अगली जो होगी जो 17 होगी, 19 होगी। ठीक है, ऐसे आगे लिखते जाइए और आगे लिख सकते हैं कई सारी संख्याएँ। ठीक है, जिसमें केवल 1 का और स्वयं के भाग के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। उसके बाद में 8वें नंबर की है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। मतलब कि इसमें तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, और इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भी भाग चला जाता है, तो वो संख्याएं कहते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या में जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सब, जिसमें 1 का और स्वयं का तो जाएगा, उसके अलावा 2 का भी चला जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे 1 का और 6 का तो जाएगा, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि जिसमें इन दोनों के अलावा और कई संख्याओं का भाग जाता है, तो उनको कहेंगे अपन भाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास अगला पॉइंट, ये संख्याओं के प्रकार ये लगभग पूरे हो गए और अपने सिलेबस में यहाँ तक ही है। बाकी आगे अपन गणित आगे पढ़ेंगे तो तब हमारे आगे सिलेबस में आएंगे। ठीक है, अभी अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि ये इतनी संख्याएं होती है और ये किस किस प्रकार की होती है। ठीक है,
अब जो अगली वाली है, अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार किस किस तरह के होते हैं, तो वो अपने देखेंगे। तो दशमलव प्रसार को अपन इस तरह से डायग्राम की सहायता से अपन समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने दशमलव प्रसार लिखा, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जिसमें शेषफल शून्य आ जाता है। जैसे कि मैंने 10 में भाग दिया 4 का, तो 2.5 आया है, ठीक है। तो 5 के बाद शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरा चला गया। तो इस शांत दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद में जो है वो भाग पूरा चला गया और कहने का मतलब पूरा भाग कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह अपन ने दिया 10 में 8 का भाग, तो ये भी हमारे पास 1.25 बार गया है, ठीक है। 2.5 के बाद ये भी भाग पूरा हो गया, मतलब कि यहाँ शेषफल शून्य आ गया, तो इसका मतलब ये भी भाग पूरा हो गया। तो एक तो दशमलव प्रसार का एक रूप तो है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि जो भाग है वो पूरा नहीं जाता, वो पॉइंटों के बाद आता जाता है, ठीक है। तो अशांत दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवृत्ति का मतलब है कि वो अशांत तो है और बार बार वो संख्या रिपीट हो रही है, आवृत्ति मतलब बार बार आ रही है। जैसे कि इसका दूसरा नाम है अनवसानी आवृत्ति। जैसे मैंने मान लो 10 में 3 का भाग दिया, तो ये गया 3 पॉइंट, फिर 3 आगे अपन जहाँ तक चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं अपन, 3.3 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब है कि जो ये 3 संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम है अशांत आवृत्ति। उसके बाद में इस अशांत दशमलव प्रसार का दूसरा रूप है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब है कि वो संख्या रिपीट नहीं होती है, बार बार अलग अलग संख्याएं आती जाती है। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिया √2, तो √2 का जो मान होता है वो 0.4, 1, 4, 2 और आगे भी अलग अलग संख्याएं आती रहती है, मतलब कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं होता है, तो उसको तो कहते हैं अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और जिसमें रिपीटेशन होता है उसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। ऐसे ही इसमें अशांत अनावर्त, इसका दूसरा नाम है अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती भी कह सकते हैं और दूसरा नाम अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही नाम है। और जैसे पाई का मान भी 3.1428 ये आगे बढ़ता जाता है, अलग अलग संख्याएं आती जाती है, इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने दशमलव प्रसार समझ में आ गया, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने ये संख्याओं के प्रकार और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पूरा हुआ। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जैसे वीडियो को एक बार समझ में आया, दोबारा देखो, रोक के उसको पॉज करके बार बार उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे और याद करेंगे तो अपने अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, अपने संख्याओं के प्रकार और दशमलव प्रसार के बाद में अगला बिंदु आता है इसमें कि जो अपने प्रश्नावली 1 में संख्या पद्धति में अपने काम आएगा। आगे जो प्रश्नावलियाँ पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, उनमें घातांक नियम। तो घातांक नियम में क्या होता है कि जो घातांक नियम के जो नीचे होती है उसको तो कहते हैं आधार, और ऊपर जो संख्या होती है उसको कहते हैं घात, ठीक है। घातांक में क्या होता है कि जैसे कुछ भी, जैसे मान लो 3 की घात 2, तो इसको तो कहेंगे आधार और इसको कहेंगे घात, ठीक है। तो ये घातांक नियम में क्या होता है कि जैसे उसमें कुछ सूत्र प्रयोग लेते हैं, तो उनको अपन देखते हैं। जैसे a की घात m और a की घात n, मतलब अगर आधार समान है, दोनों की घातें अलग अलग है, ये आधार हो गया, ये इनकी घात हो गई, a आधार m घात, तो इनके आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है आपस में। एक आधार एक ही बार रह जाता है और m+n, मतलब घातें m यहाँ था n यहाँ था, दोनों जुड़ गए। तो ये सूत्र में काम आएंगे कि a की घात m और गुणा a की घात n है, तो a की घात m+n हो जाता है। इसी प्रकार a की घात m बटा n है, a की घात n है, मतलब वही आधार समान है लेकिन पहले गुणा में थे, अब भाग में है, तो ये हो जाएगा a की घात m-n, ठीक है। घात ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, तो ये a की घात m-n हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कोई घात है, a की घात m की घात n, मतलब घात के ऊपर घात, तो ये दोनों हो जाती है mn, मतलब कि दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो ये a की घात mn बन जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा सूत्र हो गया। इसी प्रकार a की घात m और b की घात m, मतलब इनकी घातें एक जैसी है, आधार अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, a b की घात m, दोनों के आधार गुणा हो जाएंगे और उसकी पूरे की घात m लग जाएगी, जो घात है वो सेम, ठीक है। इसी प्रकार जो पांचवा है कि 2 की घात 0 का मान, मतलब 2 की घात 0 का नहीं, इसमें किसी की भी घात अगर 0 होती है
किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो सबका मान क्या होता है 1। ये अपन को ये ध्यान रखना है, ये भी अपने कहीं कहीं सवालों में काम आता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो घातांक से संबंधित ये कुछ सूत्र हैं 3-4 छोटे छोटे, इनको भी अपन को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी अपने सवालों में काम आएंगे, ठीक है। तो 4 सूत्र ये है। उसके बाद में आगे है कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b के संबंध में निम्न सरल समीकरण लागू होती है। कहने का मतलब कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b के बारे में निम्न सरल समीकरण लागू होती है। तो सरल समीकरण क्या है कि जैसे मान लो अंडर रूट में a b है तो इसको अपन अंडर रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं कि अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b, ये भी अपन ने काम आएगी। तो अपन को इनको ध्यान होना जरूरी है, पहले पढ़ी हुई होती है लेकिन हमें कहीं ना कहीं अगर रिवीजन नहीं होता है तो फिर वो दिमाग से निकल जाती है, तो अपने वो चीज़ें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट में a भी है तो अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट a और अंडर रूट b, इसको दोनों तरह से चलती है। अगर दोनों अंडर रूट a और b है तो इसको अपन अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, और अगर दोनों एक साथ है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही दूसरे नंबर का है a बटा b का अंडर रूट, तो अंडर रूट a को ऊपर अलग से लिख सकते हैं, अंडर रूट b को अलग लिख सकते हैं, और दोनों तरफ से चलती है। बराबर का मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी होती है बराबर का मतलब, ठीक है। इसी तरह आगे है अपने पास ये अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और अंडर रूट a माइनस b। तो ये अपन ने वही बीजगणित का सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर में जैसे ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो ये सीधा a माइनस बी बचेगा। कटेगा कैसे, क्योंकि a स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो ये दोनों घातें गुणा होके एक की घात 2/2 हो जाएगी, तो कट के सीधा क्या बच जाएगा a। तो कहने का मतलब अंडर रूट का अगर वर्ग करते हैं तो वापस वही अंडर रूट और घात दोनों आपस में कट जाती है वर्ग वाली, ठीक है। तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और अंडर रूट a माइनस बी की सीधी क्या हो जाती है a माइनस बी। उसके बाद में चौथे नंबर का है वही सूत्र लगेगा इसमें a प्लस अंडर रूट b और a माइनस अंडर रूट b। तो इसमें देखो a के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b के ऊपर अंडर रूट है तो ये केवल b रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर वो अपन ने सबने याद कर रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वही सूत्र इसमें लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी से खोलेंगे तो ये a बच जाएगा प्लस 2 अंडर रूट ab प्लस b, ठीक है। तो ये साधारण सरल समीकरण हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ये अंडर रूट में होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसका गुणा कैसे करें या इसको अलग अलग कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें अपन उसमें अटके नहीं, इसके लिए ये इनको वापस रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है कि 1/√a प्लस b के हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण देखो कई बच्चों ने पढ़ा है और कईयों को याद भी होगा। हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते टाइम जैसे जो भी हर में होता है, जैसे मान लो मेरे को इसी का परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर में जो है उसका चिन्ह बदलेंगे और उसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे इसको इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चिन्ह बदल दिया, एक तो प्लस था माइनस कर दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये इसका हर का परिमेयकरण हो गया। तो वही चीज़ लिख रहे हैं कि √1/√a प्लस b के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम √a माइनस बी और √a माइनस बी से गुणा करते हैं, जहाँ a और b क्या है पूर्णांक, ठीक है। तो परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण भी जैसे कई सवालों में अपन उपयोग लेंगे कि यहाँ पे परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो तुरंत ये शब्द आते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हर का परिमेयकरण किस तरह करेंगे। तो जो नीचे हर में जो भी पद है उसका चिन्ह बदल के उसको ऊपर और नीचे से गुणा करते हैं, तो वो गुणा करके उसको हल करते हैं तो वो हर का परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपने ये हर का परिमेयकरण हो गया। तो इस प्रकार अपने ये वास्तविक संख्या पद्धति की जो महत्वपूर्ण सूत्र थे और महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी वो लगभग मैंने सारी लिखवा दी है। उसके अलावा भी अगर कोई सूत्र परिभाषा अपने सवाल में काम आएगी तो अपन सवाल करते टाइम बिल्कुल याद दिलाएंगे, उसको लिखवाएंगे भी सही और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेंगे भी, ठीक है बच्चों। तो अपने ये वास्तविक संख्या की परिभाषाएं लगभग पूरी हो चुकी है और इनको एक अलग से गणित की सूत्र वाली कॉपी बनानी है, उसमें सबको लिखना है और याद करना है और साथ के साथ उनका रिवीजन करना है, जिससे कि हमें सवाल करने में परेशानी ना हो। और इसके बाद अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो ठीक है। अभी इसको एक बार पूरा उतार लो और साथ में याद करना है।